में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज एक छत्तीसगढ़ के नए राजवंश वंश के बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नल वंशों का शासन था। इतिहासकारों द्वारा यह बताया गया कि लगभग 350 ईस्वी से इनका साम्राज्य प्रारंभ होता है। नल वंशों की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। बहुत सारे साहित्यिक स्रोत में इनका शुरू से ही वर्णन है। अगर आप वायु पुराण और ब्रह्म पुराण को देखेंगे तो इनमें यह लिखा पाया गया है कि जो पौराणिक नलों के वंशज हैं उनका दक्षिण कौशल में अधिकार होगा, वहां उनका राज होगा। अतः अगर क्वेश्चन आता है कि किस पुराण में नलवंशियों का जिक्र है तो आपको यहां याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में इनका जिक्र है, वर्णन प्राप्त होता है। इनके अलावा बहुत सारे शिलालेख, ताम्रपत्र और मुद्राएं जो भूगर्भ से हमें प्राप्त हुई है, उनके अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सर्वप्रथम दक्षिण कौशल में इनका साम्राज्य चक्रकूट या बस्तर से प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ इतिहासकारों ने इन्हें नैषद प्रदेश का बताया है। नैषद प्रदेश के विषय में इतिहासकारों में विभिन्नताएं हैं कि यह कहां पर लोकेटेड है, परंतु एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसे दक्षिण कौशल के समीप ही माना गया है। क्यों माना गया, तो उसका उत्तर चाहने के लिए आपको फिर से एक बार वायु पुराण की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वायु पुराण में एक जगह यह लिखा हुआ है कि नल दक्षिण कौशल और नैषद प्रदेश दोनों के स्वामी हैं। अतः इनसे यह कंक्लूजन निकलता है कि ये नैषद प्रदेश दक्षिण कौशल के आसपास ही स्थित है। इनके अलावा इनके अगर हम साम्राज्य की चर्चा करें तो इनका साम्राज्य चांदा जिला, पूर्वी भंडारा, बालाघाट, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, उत्तरी बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव इन जगहों में विस्तृत था। अर्थात आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यह नलवंशियों का साम्राज्य काफी विस्तृत था, बहुत बड़ा क्षेत्र पर ये शासन करते थे। इनके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इनकी राजधानी पुष्करी, ठीक है, जो बस्तर क्षेत्र में है। प्रथम शासक के नाम पर भी यहां पर हमें मतभेद नजर आता है। कुछ इतिहासकार जैसे एस.एन. राजगुरु और नवीन साहू ने यह बताया है कि इनका प्रथम शासक वृषध्वज है। इसके अलावा बहुत इतिहासकार यहाँ वराह राज को इनका प्रथम शासक मानते हैं। व्यापम और पीएससी में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार अगर आप इसका सही उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे तो वहां ऑप्शन में वराह राज भी दिया है, परंतु मत भूलना आयोग बहुत टेढ़ी खीर है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में वो आपको वृषध्वज नाम का भी एक ऑप्शन दे दे और आपको इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार वृषध्वज को भी नलवंश का प्रथम शासक माना गया है। तो यहां ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप वृषध्वज के साथ साथ वराह राज को भी याद रखें, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएससी में। फिर से डॉक्टर मिरासी का एक अभिमत देखते हैं। याद रखिए, जब हम गुप्त कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे थे तो हमने यह देखा था कि जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था तो वहां महाकंतार में एक व्याघ्र राज्य का नाम का शासक हुआ था। जब मैंने उसकी डिटेलिंग आपसे चर्चा की थी, उस समय मैंने आपको बोला था कि भाई इन शासकों के वंशों के बारे में बड़ा मतभेद है, ठीक है। उसी अनुसार डॉक्टर मिरासी ने उस शासक व्याघ्र राज को नलवंशी माना है। हम नलवंश की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमको यहां जानना बड़ा जरूरी है कि व्याघ्र राज को मिरासी ने
नलवंशी माना है। एक्चुअल में जो हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं यह बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग संकल्पनाएं, अलग अलग कथन प्रस्तुत किया गया है। हमारी कोशिश यह है कि हमें सभी को जानना है और क्वेश्चन के आंसर देते समय उनके बारे में याद रखना है। हो सकता है कि आयोग किसी एक के अभिमत को सही लेकर चले, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से उसी क्रम में आपको यह जानना जरूरी है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बिरासी ने व्याघ्रराज कौन सा, समुद्रगुप्त वाला नलवंशी माना है। फिर आगे नलवंशियों की जानकारियों के हम स्रोत देखते हैं कि कैसे पता चला इतिहासकारों को कि छत्तीसगढ़ में नलवंशी थे। तो इनमें दो प्रकार के आपको अभिलेख मिलेंगे। एक ऐसे अभिलेख जो नलवंशियों द्वारा स्वयं लिखे गए या नलवंशियों से संबंधित किन्हीं के द्वारा लिखे गए, और दूसरे ऐसे अभिलेख जो उन शासकों के हैं या उन व्यक्तियों के हैं जिनका नलवंशियों से कोई संबंध नहीं है। इन्हें जानना बड़ा जरूरी है। मुख्य परीक्षा, प्री, दोनों के हिसाब से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो नलवंशी अभिलेख में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रसिद्ध अभिलेख हैं। केसरी बेड़ा अभिलेख, पांड्य पाथर अभिलेख, ये उड़ीसा में प्राप्त हुए हैं और ये नल शासक अर्थपति के बारे में वर्णन करते हैं। उसी प्रकार सिद्धपुर अभिलेख, कई बुक में इन्हें रिद्धिपुर अभिलेख भी कहा गया है, जो अमरावती के समीप है, यह भवदत्त का वर्णन करते हैं। आपको यह जानना बड़ा जरूरी है और यह कंठस्थ हो जाना चाहिए कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। पोड़ागढ़, जयपुर, राजस्थान वाला नहीं, उड़ीसा वाला, जयपुर, जयपुर दोनों कहा जाता है। यहां का जो अभिलेख है वह स्कंद वर्मन से संबंधित है। उनके अलावा राजिम जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहां विलास तुंग का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो आपको इन पांचों का नाम और उनसे संबंधित शासकों के नाम को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इनके अलावा गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी आपको नलवंश का वर्णन मिलेगा और डॉक्टर बिरासी ने तो बोला है कि व्याघ्रराज नलवंशी है। इसी के अलावा समुद्रगुप्त के ही साम्राज्य की एक महारानी प्रभावती थी। उस महारानी प्रभावती के रिद्धिपुर अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें नलवंशियों का वर्णन है। इनके अलावा चालुक्य वंश के पुलिकेशन द्वितीय के अहोर प्रशस्ति में भी नलों का वर्णन प्राप्त होता है। इनके अलावा पल्लव वंश के राजा नंदीवर्धन, इनका उंदेरियम ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है और इस उंदेरियम ताम्रपत्र में भी आपको नलवंश का वर्णन मिलता है। जब इनकी जानकारी के स्रोतों के बारे में हमने चर्चा कर ली, इन्हें आपको कंठस्थ करना है, तो उसके बाद हम एक एक करके इनके शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नलवंश का सबसे प्रथम शासक वराहराज था। क्वेश्चन भी आ चुका है, याद रखना है। इनकी एडेंगा जो कोंडागांव जिला में स्थित है, वहां से 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं और यह भी क्वेश्चन पीएससी ने, आयोग ने पूछ चुका है। इनका राज इतिहासकारों के अनुसार 400 से 440 ईस्वी पूर्व के मध्य स्थित था। वराहराज के बाद आता है भवदत्त वर्मन। वराहराज के बाद कौन आया? भवदत्त वर्मन। और इतिहासकार यह बताते हैं कि यह भवदत्त वर्मन वराहराज का पुत्र था। यह भवदत्त वर्मन ने वकाटकों पर आक्रमण किया था। जब पिछली क्लास में हम वकाटकों के विषय में पढ़ रहे थे तो वहां आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक सर्कल बनाया था, बाप का बेटा, बाप के हार का बदला बेटा। उसी बाप बेटे के क्रम में एक नाम आता है वकाटक वंश का। वकाटक वंश में नरेंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। उस नरेंद्र राजा के ऊपर आक्रमण किया था भवदत्त वर्मन। पिछली क्लास में हमने इसमें डिटेल में भी डिस्कस किया था। वह भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र की राजधानी नंदीवर्धन, नांदेड़, नागपुर के समीप उस पर हमला किया, आक्रमण किया और
नरेन को पराजित करने के बाद इस नंदीवर्धन पर अधिकार कर लिया। इस वकाटकों पर आक्रमण के क्रम पे हमें एक बात और पता चलती है कि इस समय भौदत्त वर्मन को गुप्तों की सहायता मिली थी। गुप्तों ने नंदीवर्धन को पश्चिम दिशा से घेरा और भौदत्त वर्मन ने इसे पूर्व दिशा से घेरा। अब यह क्वेश्चन उठता है कि इतिहासकारों ने कैसे बताया कि गुप्तों ने इस पर सहायता की, इसके क्या प्रमाण है। तो हम यह देखते हैं कि भौदत्त वर्मन जब नंदीवर्धन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसके पश्चात अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गुप्तों की राजधानी प्रयाग जाता है। वही प्रयाग जिसे लोग इलाहाबाद कहते थे और फिर से वो वापस क्या हो गया है, प्रयाग। यहां प्रयाग में वह जाता है और दान पत्र भी जारी करता है गुप्तों की राजधानी प्रयाग से। इससे अभिमत दिया इतिहासकारों ने कि निश्चित तौर पर ही गुप्तों ने इनकी सहायता की है, तभी वो गुप्तों को थैंक्स बोलने प्रयागराज गए। इस आक्रमण के क्रम में एक और चीज का पता चलता है कि भौदत्त वर्मन का एक पुत्र था अर्धपति। इस वकाटकों के अभियान में अर्धपति ने भी भौदत्त वर्मन का साथ दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भौदत्त वर्मन का शासन काल के बारे में इतिहासकारों ने 440 से 465 ईस्वी बताया है। भौदत्त वर्मन का एक अमरावती ताम्रपत्र प्राप्त होता है। इस अमरावती ताम्रपत्र में भौदत्त वर्मन के साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि यह भौदत्त वर्मन बरार से कोरापुट तक का पूरा हिस्से पर शासन करता था, अर्थात महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत था। इसी अमरावती ताम्रपत्र से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पता चलती है कि इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। 2020 के पीएससी के पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगा कि आयोग आजकल पत्नियों के बारे में जानकारी ले रहा है। वह कोशिश कर रहा है यह पूछने की कौन किसकी पत्नी थी। इसको आपको ध्यान रखना है, पत्नी अचाली भट्टारिका, कंफ्यूजन नहीं होना भाई, कौन किसकी पत्नी इंपॉर्टेंट है। आयोग के पेपर देखिए। इसके अलावा भौदत्त वर्मन की उपाधि के बारे में बात करते हैं। भौदत्त वर्मन को महाराज की उपाधि मिली थी। महाराज अर्थात राजाओं से भी बड़ा महाराज। इससे यह पता चलता है यह एक स्वतंत्र शासक था, संप्रभु शासक था। ठीक है। और एक और चीज पता चलती है इस उपाधि के बारे में कि इसकी एक और उपाधि भट्टारक थी। यह नरवंशियों में पहला शासक था जिसने भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा भौदत्त वर्मन ने स्वर्ण मुद्रा का भी प्रचलन किया था। भौदत्त वर्मन के आराध्य देवता शंकर भगवान थे, जिससे आप यह भी बोल सकते हैं कि भौदत्त वर्मन शैव धर्म को मानता था या पांडुवंशी भौदत्त के वर्मन के काल में शैव धर्म मतावलंबी थे। भौदत्त वर्मन के दो पुत्रों के बारे में पता चलता है, अर्धपति और स्कंदवर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी थी भौदत्त वर्मन के बारे में। भौदत्त वर्मन के पश्चात नरवंश का नया शासक बनता है अर्धपति। अर्धपति की उपाधि भट्टारक थी। अपने पिता की तरह इसने भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी और अपने पिता के पद क्रमों पर चलते हुए इसने स्वर्ण सिक्के भी जारी की थी। दो चीजें जो बड़ी समान है बाप और बेटे में। बाप भौदत्त वर्मन, बेटा अर्धपति। क्या? पहला, दोनों ने भट्टारक की उपाधि धारण की और दूसरा, दोनों ने स्वर्ण सिक्के का प्रचलन कराया। भूलना नहीं। इनके अलावा हम यह देखते हैं कि इस भौदत्त वर्मन ने वकाटक पर जब आक्रमण करके नंदीवर्धन पर अधिकार किया और नरेन सेन को हराया, तो उस नरेन सेन की हार का बदला उस नरेन सेन का बेटा पृथ्वीसेन द्वितीय ने लिया। पृथ्वीसेन द्वितीय ने वकाटकों का जो राजा था वह फिर से वापस पुष्करी पर आक्रमण करता है। पुष्करी पर आक्रमण करता है, अर्धपति को हराता है और पुष्करी को पूरा तहस नहस कर देता है, पूरी पुष्करी को जला देता है। ठीक। इसके अलावा अर्धपति का एक केसरी बेड़ा अभिलेख हमें प्राप्त होता है। इस केसरी बेड़ा अभिलेख में अर्धपति के बारे में विभिन्न प्रकार के उपाधियों की चर्चा की गई है।
उनको कुछ बड़े बड़े भयंकर नामों से नवाजा गया था, जैसा कि महेश्वर, महासेनापति, सृष्टि राज्य विभव, त्रिपताका ध्वज नर नृपति कुलान्वय, इतना बड़ा भयंकर नाम, महाराज भट्टारक, ये सब नाम केसरी बेड़ा अभिलेख में अर्थपति के सम्मान में लिखे गए। अर्थपति के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी मृत्यु वकाटकों से युद्ध करते ही हो गई। ठीक है, हार का सामना किया, उसके पश्चात फिर से युद्ध हुए और उसके बाद इसकी मृत्यु हुई। अर्थपति के पश्चात उसका छोटा भाई स्कंदवर्मन नलवंशियों की बागडोर संभालता है। स्कंदवर्धन बड़ा ही योग्य शासक था। उसने पुष्करी को पुनः बसाया, जो तहस नहस हो गया था उसको फिर से बसाया, शक्ति अर्जित की और अपना शासन स्थापित किया। और फिर इसने पुनः वकाटकों पर आक्रमण कर दिया। जब हम वकाटक काल में पढ़ रहे थे उस समय हमने चर्चा की थी कि वकाटक और ये नलवंशियों में बार बार आक्रमण हुआ था। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि स्कंदवर्मा ने भी वकाटकों पर आक्रमण किया और उस समय वकाटकों का राजा था देवसेन। यह देवसेन निश्चित तौर पर ही कमजोर रहा होगा, इसी कारण स्कंदवर्मा से हारा और स्कंदवर्मा ने वकाटकों के साम्राज्य में से विदर्भ को छीन लिया और नलवंशियों के साम्राज्य पर मिला दिया। इसके अलावा एक बात की और पता चलती है कि स्कंदवर्मा ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण किया। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये पोड़ागढ़ कहां है? तो पोड़ागढ़ और पुष्करी को इतिहासकारों ने एक बताया है। इतिहासकारों का यह मत है कि बस्तर में जो जनजातियां हैं वह विदग्ध, जला हुआ, नष्ट भ्रष्ट, इसके संबंध में पोड़ा शब्द का यूज करती है। जब पुष्करी को वकाटकों ने जला दिया, तहस नहस कर दिया, तो वो पोड़ागढ़ बन गया। अतः पुष्करी और पोड़ागढ़ दोनों एक ही जगह के नाम हैं। और इस स्कंदवर्मन ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण किया। और फिर से यहां से पता चलता है कि भौदत्तवर्मन के समय में जो नलवंशी थे, जिन्होंने शैव मत को अपनाया था, वो स्कंदवर्मन के समय वापस शैव से वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। याद रखना बड़ा जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर नलवंशियों की बात होती है तो भौदत्तवर्मन शैव थे और स्कंदवर्मन वैष्णव धर्म को अपनाया था। इनके अलावा पोड़ागढ़ में पोड़ागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है स्कंदवर्मा का, जिसमें यह लिखा है कि पोड़ागढ़ अभिलेख नलों का पहला अभिलेख है। इसके साथ इस पोड़ागढ़ अभिलेख की शुरुआत होती है, विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा। पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस वंश की शुरुआत में, किस वंश के अभिलेख की शुरुआत में विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है यह वंश है नलवंश। और स्पेसिफिक होता है तो इस पोड़ागढ़ अभिलेख को लिखवाने वाले कौन थे? स्कंदवर्मा। ठीक है, तो ये थे स्कंदवर्मा के बारे में जानकारी। आगे हम देखते हैं, यह पता चलता है कि स्कंदवर्मन का एक पुत्र नंदराज हुआ था। इस नंदराज की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। और नंदराज के एक पौत्र के बारे में भी अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है कि उसका नाम पृथ्वीराज था। यदि स्कंदवर्मन से नंदराज और पृथ्वीराज के बीच के काल के बारे में चर्चा करें तो इनके संबंध में ज्यादा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि बस्तर क्षेत्र में इनकी सत्ता समाप्त हो गई थी। और ये बस्तर और कोरापुर क्षेत्र में गंग वंशीय राजाओं के मांडलिक रहकर कार्य कर रहे थे। मांडलिक अर्थात उनके मंडलों के प्रमुख। कहने का मतलब यह है कि पूरे क्षेत्र पे गंग वंशीय जो उड़ीसा में शासन करते थे उन राजाओं का अधिकार था और उनके अंडर में ये नौकरी करते थे। कैसे? मांडलिक बन के। फिर एक और तथ्य का पता चला, जब कुलिया दुर्ग में पुरातत्ववेदाओं ने खुदाई की तो वहां से हमें कुछ सिक्के
या मृदु भांड प्राप्त हुए। मृदु भांड अर्थात बर्तन मिट्टी के। उन मृदु भांड में दो लोगों का नाम मिलता है, नंदराज और स्तंभराज। तो इन दोनों के नाम के बाद यह भी पता चला कि ये दोनों पृथ्वीराज के पहले ही शासन किए थे। तो इतिहासकारों ने फिर से एक मत दिया कि जब हम इनके उत्तराधिकारियों का क्रम देख रहे थे तो नंदराज के पौत्र के बाद पृथ्वीराज का नाम आया, लेकिन स्तंभराज का नाम मिसिंग था। तो यहां से एक अभिमत यह भी निकलता है कि नंदराज का बेटा स्तंभराज रहा होगा और स्तंभराज का बेटा पृथ्वीराज। इसी कारण नंदराज और पृथ्वीराज के बीच पौत्र का संबंध है, स्तंभराज और पृथ्वीराज के बीच पुत्र का संबंध है। इनके अलावा सत्ता समाप्त होने की पुष्टि एक और बात से पता चलती है, और यह कहते हैं इतिहासकार कि कीर्तिवर्मन या कीर्तिवर्धन प्रथम वेंगी का चालुक्य शासक था। उसने इस कालक्रम में नरवंशियों पर आक्रमण किया था और इनके आक्रमण के कारण इनकी सत्ता समाप्त हो गई थी। वापस पृथ्वीराज के बाद नलों ने फिर से शक्ति अर्जित की, वीरता साहस का अदम्य परिचय दिखाया और दक्षिण कौशल के दक्षिण पूर्वी भाग पर अपनी सत्ता को हस्तांतरित कर दिया। नरवंशियों के विषय में एक प्रसिद्ध राजिम अभिलेख भी है। इस राजिम अभिलेख में इस नरवंशीय 3 राजाओं का नाम हमें प्राप्त होता है, जो कि हैं पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग। ये तीनों उत्तराधिकारी के क्रम में एडजस्ट है, अर्थात पृथ्वीराज का बेटा हुआ विरूपाक्ष, विरूपाक्ष का बेटा हुआ विलासतुंग। यह राजिम अभिलेख में राजा विलासतुंग के द्वारा निर्मित बताया गया है। इसमें यह क्लियरली लिखा हुआ है कि विलासतुंग एक पराक्रमी शासक था और उसने अपने तलवार से शत्रुओं को परास्त किया था। इसी राजिम अभिलेख में एक और बात का पता चलता है कि विलासतुंग ने राजिम में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। यह विष्णु मंदिर वर्तमान में राजीवलोचन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयेंद्रियम ताम्रपत्र, इसमें यह पता चलता है कि विलासतुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र नाम का एक राजा हुआ जो इसका उत्तराधिकारी था, और इससे 150 वर्ष बाद इसी वंश में कोई राजा भीमसेन हुआ करता था। यह भीमसेन शैव मत को मानने वाला था। फिर से आप एक बार ध्यान दीजिएगा, किसको? शैव। ठीक, भौदत्त वर्मन शैव था, भौदत्त वर्मन के बाद स्कंद वर्मन, और स्कंद वर्मन के समय से फिर हमारा कौन सा वैष्णव मत चालू हुआ। विलासतुंग ने भी विष्णु मंदिर बनवाया, अर्थात इससे यह पता चलता है कि फिर से विलासतुंग भी वैष्णव मत को मानता था। परंतु हम यहां देखते हैं कि राजा भीमसेन शैव धर्म को मानने लगा था, और राजा भीमसेन के एक ताम्रपत्र में भी प्राप्त होता है। इस ताम्रपत्र में उसकी राज्य की अवधि 900 से 925 ईस्वी बताई गई है। इनके अलावा इतिहासकारों का एक और भी मत है, पुलिकेशन द्वितीय, जो दक्षिण का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक, वीर शासक था। ऐसा माना जाता है कि पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में यह लिखा हुआ है कि कौशल में उसने विजय हासिल की थी। तो इससे इतिहासकारों ने यह अभिमत दिया है कि निश्चित तौर पर यह नलवंशीय इस पुलिकेशन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार करते थे। तो यहां तक का हमारा पूरा नलवंश का इतिहास समाप्त होता है। आप लोगों से आशा है कि यह व्याख्यान आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश करिए कि मेरे लेक्चर के साथ साथ ही आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं लिखकर नोट्स में मेंशन नहीं कर पाता। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।